पुलिस की मदद लेने का अंजाम वो पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया। फूलन के जीवनी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा है कि वो 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन देवी अपने पति के गांव पहुंची, जहां पर उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन देवी ने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया था। ये बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वो लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन देवी को बहलाने फुसलाने की कोशिश की और जब वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुजर के बाद था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन देवी के साथ जबरदस्ती की। दोस्तों, बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेमई ले आए। दोस्तों, यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेमई में फूलन के साथ जो हुआ वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवर की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच कर रखा था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वो छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बन गई। राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वो मौका मिल ही गया जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन हुआ था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए थे। दोस्तों, फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया था और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दे दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां पर ना देखकर फूलन देवी बुरी तरीके से बौखला गई। उस घटना के चश्मदीद व उन 21 लोगों में से एकमात्र जीवित बचे चंदन सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब ना मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया और सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। दोस्तों, लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाले लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक ये चला, फिर किसी तरह से वो आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई। जी हाँ, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थी। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत ना देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कह दिया जो कि उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सारी शर्तें मान ली। दोस्तों, इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल,
30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फुलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वो सदन का हिस्सा बनी। जी हाँ, उसका 2 बार जीतना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फुलन देवी को मारकर बेमई नरसंहार का बदला लिया। उसने ये भी कहा कि उसने बदला लेना भी फुलन देवी से ही सीखा था। फुलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं, तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि फुलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया, उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, या फिर उन दरिंदों को जिसने फुलन को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फुलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फुलन देवी को। आपको बता दें, इस बार आरआर की कहानी फुलन देवी की कहानी से इंस्पायर हो सकती है। आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।